बहुत बड़ी कंफ्यूजन का आंसर करने वाली है ये वीडियो। चाहे आप वकील हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं, समझना चाहते हैं, या फिर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप जज भी बन गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या इम्पोर्ट है, क्या मतलब है ये जो नया सेक्शन 63 है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में क्या आपको जानना चाहिए इससे पहले कि आप उससे जरा सा भी कहीं डील करें, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग वीलॉगिश। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब देंगे या जब फाइल करेंगे या जब प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, तो हमको किस तरीके का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मेट है क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी रोज़मर्रा की भाषा में अगर मैं कहूँ तो व्हाट्सएप चैट्स, जीमेल की अगर आप कोई रिसीप्ट डाउनलोड कर रहे हैं, याहू मेल, जीमेल, व्हाटएवर, अगर आप कोई वीडियो फाइल कर रहे हैं, कोई ऑडियो फाइल कर रहे हैं, ऑडियो नोट है, कोई फोटो है, ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ही आएगा। कोई वेबसाइट के थ्रू निकाला हुआ डेटा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई ऐसे पेपर फॉर्म तो है नहीं कि मैंने अब मेरी डिग्री थी या मेरी 10th की मार्कशीट थी और मैंने उसे पेपर फॉर्म में दे दिया और उसे वेरीफाई करने के लिए आप किसी ऑफिसर को बुला लें जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने के लिए, या जो इंस्टीट्यूशन उसे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको कैसे आप प्रूफ करवाएंगे कोर्ट में। उसी के लिए एक जजमेंट आई अनवर वर्सेस बशीर करके, और उसने बोला कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देंगे ना जी कोर्ट में, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, हमें पता है कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, आपकी बहुत बातें जो है व्हाट्सएप पे होंगी, तो आपको चैट लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। आप उसके साथ एक सर्टिफिकेट दे दो, उस सर्टिफिकेट में लिख के ना आपको कुछ चीजें देनी है। एक तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब क्या है, मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप चैट लगा रहा हूँ, मैं जीमेल की रिसीट लगा रहा हूँ, मैं कोई वीडियो लगा रहा हूँ, मैं कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। वो एक आपको ना ये बताना है कि किस डिवाइस से आपने उसको निकाला है, वीडियो बनाई है तो किस फोन से बनाया है, उसका सिम है तो उसके जितने भी नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं ना, डिवाइस का नंबर है, कोई पर्टिकुलर यूनिक नंबर है, कोई IMEI नंबर है, ये सब चीजें आपको वहां भी मेंशन कर रही है ताकि हम क्लियरली डिवाइस को समझ सके कि वो किस चीज से आपने किया। अगर आपने अपने फोन से बनाई वीडियो और फिर उसे ट्रांसफर करी अपने लैपटॉप में और फिर एक प्रिंटर से प्रिंट करी, तो फोन के डिवाइस की डिटेल्स, लैपटॉप की डिटेल्स और फिर अपने प्रिंटर की भी डिटेल्स आपको हमें पूरी देनी है। फिर आपको हमें ये भी सेटिस्फाई करना है कि ओरिजिनल कोर्स में आप उसको यूज कर रहे हो, डेली कोर्स में यूज कर रहे हो और उसे अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। ये भी बोला लॉ की ये रिक्वायरमेंट थी। जो सेक्शन 65B इन एविडेंस एक्ट का होता है ना, उसकी सारी कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो। आपका डिवाइस एकदम सही वर्किंग कंडीशन में था, आपने लीगल पर्पस के लिए उसे यूज किया था, ऑल ऑफ दैट। और फिर आपको जो भी वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, उसके वो नीचे सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब अटेस्टेड एफिडेविट होना चाहिए, वो हम प्रोड्यूस कर देते थे। अब इससे पहले हम 65B के बारे में पूरी बात जानिए। 63 के बारे में मैं एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दिल थाम के बैठ जाओ, 82% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ये न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन की वजह से। PW जुडिशरी के बैचेस पे, जो कि आपको सारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 82% तक का डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये जो सारे बैचेस हैं जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, न्यू लॉज, इनफैक्ट जो ये नए सारे लॉज जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉज, ये भी कवर होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे आपके लिए, डेली मेंस की प्रैक्टिस भी दे रहे हैं आपको। मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, खुद आपको वो नोट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो एडवाइस करती हूँ आप खुद भी क्रिएट करो। लेकिन वहां से जो नोट्स मिलेंगे ना, उससे आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फुल लेंथ टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी मिलेगा। मेजर लॉ के साथ साथ माइनर लॉज भी कवर करेंगे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और बेयर प्रोविजंस पे स्पेशल एम्फेसिस देंगे, क्योंकि प्री में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ऑफकोर्स डाउट सेशन भी आपके हो जाएंगे, केस लॉ एनालिसिस वगैरह सब कुछ होगा यहाँ पे, आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अबाउट द जुडिशियल सर्विस एग्जाम वो यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। अब इसका मतलब 82% डिस्काउंट का ये है कि जो जस्टिस 2.0 और जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको पूरा जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, वो आपको 50,000 का ना पढ़ के अब लेस देन 18,000 का पड़ जाएगा, 17,999। अगर आप अभी के अभी इसको लेते हैं तो मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए, अभी के अभी जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने चाहिए, अपने लिए जो सूटेबल बैच है वो चूज करना चाहिए और प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी मदद लेनी शुरू कर देनी चाहिए, इससे ज्यादा अफोर्डेबल आपको नहीं मिल सकता। आई लव दिस फैक्ट अबाउट PW कि वो सब कुछ कवर कराते हैं, बट आपकी पॉकेट पे कुछ भी हैवी नहीं होता है। राजस्थान APO प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है जो अब आपको सिर्फ 1799 में मिल जाएगी, 1800 से भी कम में। एक्चुअली ये 10,000 करीब का बैच है। अभियोजन राजस्थान APO 2024 बैच, ये आपको
सिर्फ 3,999 में मिल जाएगा। एक्चुअली इट इज फॉर 15,999, मतलब अराउंड 16,000 का है, मिलेगा आपको लेस देन 4,000 में। अभी अभियोजन बिहार APO 2024 बैच जो है वो आपको अभी सेम 4,000 से कम में मिल जाएगा, 16,000 का एक्चुअली है। धर्मा MCQ फास्ट ट्रैक बैच जो है वो सिर्फ 799, 3 फिगर आपको लेस देन 800 में मिल जाएगा, और एक्चुअली वो 3,000 का है। सो डोंट वेट एनी फर्दर, 82% डिस्काउंट मिल रहा है, जाके ले लो, आपका भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। उन्होंने आपके लिए बड़ी अच्छी सी स्कीम्स निकाल दी हैं कि एक्चुअली फेस्टिवल की तरह लगे आपको और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ये कॉन्सेप्ट मत भूलना अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो उन लोगों के साथ शेयर करो जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट चाहिए देन बिकॉज यू आर वीलॉगिश सब्सक्राइबर्स, या आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि मैं वीलॉगिश भी देखता हूँ और देखो मेरे पास ये डिस्काउंट भी है, तो यूज माई कोड BL1000, आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। गो टू द लिंक्स गिवन एंड एक्ट राइट नाउ। लेट अस गेट बैक टू आवर वीडियो। सो अनवर वर्सेस PK बशीर ने आपको ये 4 चीजें बोली कि जी ये सब सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कोर्ट्स में इन प्रैक्टिस कि लोग और इवन पुलिस ऑफिसर्स भी जब भी अपनी चार्जशीट में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा रहे हैं, या फिर कोई और लोग भी जब फाइल कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवोकेट्स ऑल्सो, जब वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल कर रहे हैं तो वो एक सिंपल एक पैरा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ओरिजिनल है, मैंने डाउनलोड किया है, बट वो ये बता ही नहीं रहे कि कौन से डिवाइस से डाउनलोड किया है, वो बता ही नहीं रहे कौन से प्रिंटर से इसको मैंने प्रिंट किया है, वो डिवाइस के पर्टिकुलर्स नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम यही नहीं समझ पाए थे कि हमें अनवर वर्सेस बशीर की जजमेंट क्या कहती है और एक सही 65B का सर्टिफिकेट क्या होता है। उसके ऊपर से अब नए लॉ आने की वजह से 63 नया सेक्शन आ गया है, जिसका इम्पोर्ट थोड़ा सा बदल गया इस वजह से क्योंकि उसने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है। फॉर्मेट में उन्होंने जो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐसी लिख के दी है जिसको देख के कई लोग जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है वो तो बिल्कुल बौखला गए हैं, डर रहे हैं। बट डरने की कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझा देते हैं कि एक्चुअल है क्या, एक्चुअल बात है क्या। वैसे तो 65B का भी जब सर्टिफिकेट आप बना रहे हो, मतलब जो आपके कोई पुराने केसेस फाइल है उसको प्लीज़ उसी तरीके से बनाओ, सारे पर्टिकुलर्स बहुत अच्छे से लिखो। जितने भी अनवर वर्सेस बशीर ने दिया वो एक पैरा वाले सर्टिफिकेट्स आर नॉट वैलिड, आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल नहीं होने देंगे दूसरी साइड के एडवोकेट्स अगर समझदार हुए तो प्लीज डोंट डू इट। आई एम टॉकिंग टू ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स एज वेल, या फिर ऑल द जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर्स एज वेल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप एन आई ऑन दीज टेक्निकलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केस को मेक और ब्रेक करने के लिए, और आप लोग ही हैं जो इनिशियल पॉइंट्स पे अगर एडवोकेट्स ने पॉइंट आउट नहीं किया तो आप लोग हैं जो ये चीज़ें पॉइंट आउट करके इन चीज़ों को इम्प्रूव करा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है सही एविडेंस असेस होना किसी भी केस में। सो 63BSA का बोलता है कि आपको सर्टिफिकेट देना है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वैलिडिटी को, ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए। अब नाउ दे से कि उसको साइन ना 2 लोगों ने करना। उन्होंने बोला एक तो वो जो कि मेरा फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन है और मैंने इस फ़ोन से वीडियो बनाई है जिसको मैं फाइल कर रही हूँ, एक तो मुझे इस अपना सिग्नेचर करना है उस सर्टिफिकेट पे कि जी मैंने ही बनाया है और फिर मुझे इसे अटेस्ट कराना है, साथ में मुझे एक्सपर्ट का सिग्नेचर करना है। नाउ हियर कम्स द लेकुना, डिस्क्राइब नहीं किया कि वो एक्सपर्ट होगा कौन, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना कि एक्सपर्ट मतलब कौन। एक्सपर्ट क्या एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्योंकि एक्सपर्ट की बात अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो याद होगा सेक्शन 45A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट होता था जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट की बात की जाती थी। उसमें एग्जामिनर ऑफ इंडियन मतलब एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फिर वहाँ से निकल के आता है, जो कि इज सिनोनिमस टू सेक्शन 39(2) ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो एक्सपर्ट है कौन? एक्सपर्ट क्या वो है कि जो 10-15 एजेंसीज हैं, जो सारी फॉरेंसिक लैबोरेटरीज है, या एक्सपर्ट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की, मोबाइल की और कंप्यूटर्स की बहुत नॉलेज है, या एक्सपर्ट मैं भी हो सकती हूँ, या एक्सपर्ट कोई इंजीनियर भी हो सकता है जिसके पास इस फील्ड में बस डिग्री है। तो ये एक ग्रे एरिया है अभी फिलहाल के लिए, पता नहीं एक्सपर्ट कौन है। अभी के लिए मुझे लगता है हम ये मान सकते हैं कि जो एक्सपर्ट वही 45A इंडियन एविडेंस एक्ट के होते थे उनको तो हम एटलीस्ट एक्सपर्ट कंसिडर कर ही सकते हैं। तो एग्जामिनर ऑफ ई एविडेंस की रिपोर्ट मतलब हम उनसे इसको एग्जामिन करवा सकते हैं बिल्कुल, किस तरीके से वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। साथ में एक और चीज़ लिख दी उन्होंने कि अब सर्टिफिकेट होना ही काफ़ी नहीं है, सर्टिफिकेट को एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो उन्होंने दिया है वही फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, अवेलेबल है हर जगह। बेयर एक्ट में भी जो बेयर लॉ है उसके अंदर भी आपको एंड में वो अटैच्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब उसमें एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है कि आपका जो डिवाइस से आपने वीडियो बनाई है, फोटो लिया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है, उस डिवाइस में जो वो फाइल स्टोर्ड है उसकी हैश वैल्यू लिख दो। हैश वैल्यू
हम तो भाई बड़े कंफ्यूज हो गए ना। कुछ लोग जिन्होंने आईटी एक्ट को अच्छे से पढ़ा है या जिन्होंने अपने स्पेशलाइजेशन साइबर लॉ वगैरह में करी है, आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि मैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन साइबर लॉ में मेरी हो रही है और वो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज दे रही है, तो उन लोग को तो ये समझ आया थोड़ा थोड़ा, बल्कि लेकिन वो लोग जिनको पता ही नहीं है हैश वैल्यू क्या है, वो तो बड़े कंफ्यूज हो गए और स्पेसिफाई भी उतना ज़्यादा नहीं किया। ऑल्दो इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आईटी एक्ट में ऑलरेडी दी हुई है कि हैश फंक्शन होता क्या है, बट यहाँ पे भी तो बताना चाहिए था ना। सो उन्होंने बोला कि आपको सर्टिफिकेट के साथ में उस फाइल की हैश वैल्यू भी अटैच करनी है। तो जो हैश वैल्यू है ना, वो ऐसी यूनिक वैल्यू है जो हर एक फाइल की अलग अलग होती है। अब कोई फोटो जो मेरे फोन के थ्रू ली गई है उसकी एक पर्टिकुलर हैश वैल्यू होगी, वो नंबर्स के फॉर्म में आती है। कोई इतना ना डरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हैश वैल्यू को आप ऑब्टेन भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो कुछ वेबसाइट्स का यूज करके। अगर आप सिंपल एक सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कि कैसे हैश वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है, तो आपको एक वेबसाइट भी मिलेगी, वो MD करके एक वेबसाइट है, वहां पे से आप हैश वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हो। या फिर हैश वैल्यू ऑब्टेन करने के अलग तरीके भी हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो कि मतलब आपको टेक्निकल पर्सन सीखने पड़ेंगे। तो ये जो हैश वैल्यू है ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि किसी भी फाइल को अगर डॉक्टर किया जाता है, अगर बाद में टेम्पर किया जाता है, तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आज आप हैश वैल्यू सर्टिफिकेट दोगे अपने 63 BSA के सर्टिफिकेट के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ जो लगा रहे हैं आप, तो आपकी पर्टिकुलर जो हैश वैल्यू है कुछ एक होगी। लेट्स से कि आपकी हैश वैल्यू की 1 2 3 4 5 6 A, ठीक है। और अगर आपके इस एविडेंस को कोई छेड़छाड़ करता है, कोई टेम्पर करता है और आपकी फोटो को बदल के कुछ और करने की कोशिश करता है, तो उसकी हैश वैल्यू 1 2 4 5 7 8 B ऐसा कुछ हो जाएगा। हैश वैल्यू डेफिनेटली बदल जाएगी। तो इससे ना ये एग्जामिन किया जा सकता है कि कहीं एविडेंस को चेंज तो नहीं किया गया, टेम्पर तो नहीं किया गया। तो अब आपको इस सर्टिफिकेट के साथ में एक तो सिग्नेचर 2 लोगों के चाहिए, मतलब 2 लोगों से वेरीफाइड चाहिए, एक्सपर्ट की भी बात की गई है, और एक हैश वैल्यू भी साथ में आपको लगानी है अपना जो भी आप एविडेंस दे रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट होना। बट हाँ, इन प्रैक्टिस मैंने देखा है कि कोर्ट्स तो वो एक पैरा वाला भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज से पहले भी कर रहे हैं, पिछले 10 साल से भी कर रहे हैं, और समझ नहीं रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है इसके कंटेंट्स को ट्रू स्पिरिट में एक्सेप्ट करना। सो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट दिया है BSA में उसी को आप फॉलो कीजिए। आई होप सेक्शन 63 BSA और सेक्शन 65B जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा, कहीं ना कहीं पता चला होगा कि किस तरह का सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एविडेंस एक्सेप्ट हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसकी जो रिपरकशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके एविडेंस को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। मैं सच बोलूं तो मैं ऐसे केसेस जानती हूं जहां पे उस तरह के सर्टिफिकेट्स के साथ भी जिनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका आपको ही पढ़ के लगेगा कि अरे ऐसा सर्टिफिकेट लगाना था, मत लगाते उसके बावजूद भी वो एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया गया है, उन्हें एडमिसिबल किया गया है, विच इज़ रॉन्ग। ये होता है इन प्रैक्टिस, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज आप ये चीजें मत करिए, क्योंकि अगर सामने से कोई ऐसा आया जिसने उन चीजों को पॉइंट आउट किया तो आपका एविडेंस उसी वक्त इनएडमिसिबल हो जाएगा। और ऐसे केसेस में क्या होगा, जिनको एक्चुअल में एक सही जजमेंट की नीड होगी, हो सकता है उनके लिए सही वर्डिक्ट कोर्ट्स ना दे पाए इन टेक्निकल एरर्स की वजह से। सो एज एडवोकेट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझें और इन पर सही रहें, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को इजीली जस्टिस दिलवा पाए एज जुडिशियल एस्पिरेंट्स या फिर एज पर्सन्स हु आर ऑक्यूपाइंग दैट पोजिशन ऑलरेडी। आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को न्याय देने में, उस प्रक्रिया में मदद कर पाए। सो दोनों ही साइड्स के लिए, ईदर द बार और द बेंच, दोनों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि 63 और 65B का इम्पोर्ट क्या है। अब प्लीज ये 4-5 चीजें जो हैं इनको प्लीज आप स्पेसिफाई करें, कंटेंट्स कि आपने क्या दिया है, किस चीज पे आप एविडेंस दे रहे हैं, क्या व्हाट्सएप चैट है, कहाँ से डाउनलोड किया है, कौन सी वेबसाइट है, किस टाइम पे किया था, क्या वेब पेज है, और किस डिवाइस से किया है, किस डिवाइस से फोटो खींची है, किस डिवाइस में कॉपी करी है, किस डिवाइस से प्रिंट करी है, उसके पूरे पर्टिकुलर्स, IMEI नंबर्स एंड ऑल, जैसे मैंने आपको बोला। फिर 65B की कंडीशंस की से कोई लीगल पर्पस के लिए तो यूज नहीं किया, उसे प्रिजर्व भी करने की आप कोशिश करो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बाद में
कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ सकती है। सरकारों को ये ट्राई करना चाहिए कि हाँ वो थोड़ा और स्पेसिफिक हो, थोड़ा और अच्छे से बताएं कि एक्सपर्ट कौन है, हैश वैल्यू रिपोर्ट कहाँ की एक्सेप्टेड है, कहाँ की एक्सेप्टेड नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना ही समझना ज़रूरी है और ठीक रहेगा हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कोई मदद हुई हो मुझे ज़रूर बताना। और भी कोई कोड क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मुझे पता है और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद, उस पर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आपको बता पाऊँ। मुझे पता है कि कोड्स में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम काफ़ी बार समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये एक अटेम्प्ट है कि आपको आपका वो फियर हटाया जाए, आपकी पूरी तरह से जितनी मदद हो सकती है वो करी जाए। Don't worry, the channel is with you, Vlogesh is with you, I am with you. With this I can just say that I hope you like the video, and I'll get back to you very soon with a new video on a new concept. Bye for now.